हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें आपने ब्लड के कंपोनेंट्स, हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना और उसकी वर्किंग मैकेनिज्म का अध्ययन किया है। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और शॉर्ट नोट में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हैं धमनी एवं सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट किया है। धमनी ये रुधिर को हृदय से अंगों को ले जाती हैं, जबकि सिराएं इसका उल्टा कार्य करती हैं, ये अंगों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। मीन्स जो धमनियां हैं उसमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पल्मोनरी धमनी होती है यानी फुफ्फुस धमनी जिसको कहते हैं, उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसको हम पिछले वीडियो में जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन वहीं पर अगर हम फुफ्फुस सिरा की बात करें, पल्मोनरी वेन की बात करें, तो उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनकी गुहा सक्रिय होती है। जो आर्टरीज होती हैं उनका जो व्यास होता है, उसकी गुहा ल्यूमेन जो है वो सक्रिय होती है, और वहीं पर जो सिराएं हैं उनकी गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, मीन्स आर्टरी जो होती हैं उनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सिराओं में कपाट या वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें रुधिर का दाब अधिक एवं रुक रुक कर झटके के साथ बहता है, जबकि सिराओं में क्या होता है कि इनमें रुधिर का दाब कम एवं रुधिर निरंतर गति से बहता रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं आर्टरीज एंड वेन में। और इसके साथ साथ क्या है, आप देखेंगे ये कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। सपोज करिए ये आर्टरी है, इस आर्टरी का अगर आप टीएस काटेंगे इस तरह से, अनुप्रस्थ काट अगर काट कर देखते हैं तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसमें सामान्यतः 3 परत होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। और अंतः परत के अंदर जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, ये गुहा है, इस गुहा का ये जो डायमीटर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है, इसकी अगर तुलना करें, इसको कंपेयर करिए वेन से, तो आर्टरीज में आपको कम दिखाई दे रही है, जबकि वेन में यहाँ से देखें आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डायमीटर ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप स्वयं डिफरेंस कर सकते हैं इसमें दोनों में क्या है। धमनी के अनुप्रस्थ काट और सिरा के अनुप्रस्थ काट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है धमनी में इसका व्यास जो है गुहा का कम दिखाई दे रहा है, यानी कि गुहा क्या हो गई, सक्रिय हो गई, पतली है, नैरो। और सिराओं में आप देखेंगे तो सिराओं में जो व्यास है वो ज़्यादा है धमनी की तुलना में, मतलब इसकी जो गुहा हो गई है वो चौड़ी है। तो और उसके साथ साथ इसमें भी बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, ये 3 लेयर होती हैं। इसके साथ साथ और एक डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए ये जो दिख रही है आपको, एलएस कह लीजिए इसको, तो यहाँ पर देखिए ये वाल्व्स बनी हैं। अब इसमें ब्लड क्या है, अंगों से वापस हृदय की ओर जाता है। तो इस प्रकार जैसे ब्लड ऊपर की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर ये वाल्व्स हैं। अगर ये ब्लड वापस हो तो ये वाल्व ऐसे बंद हो जाएंगे आपस में, इसलिए ये इसमें जो है क्या कहते हैं, सिराओं में वाल्व प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वापस नहीं लौट सकता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा, आगे जाता रहेगा, जबकि धमनी में ऐसी इस प्रकार की संरचना नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धमनी और सिरा में क्या अंतर होते हैं। इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है 1-2 बार कि धमनी और सिरा में क्या संबंध होता है। ये अंतर नहीं, संबंध होता है। क्या संबंध है दोनों में, धमनी और सिरा में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो देखिए जैसे ये धमनी है, धमनी फिर धमनिका में बढ़ती है और पतली ब्रांचेज उनको धमनिका कहते हैं, और धमनिका जो है धमनी केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धमनी, धमनिका और धमनी केशिकाएं हैं। और वहीं पर वेन यानी कि सिरा, फिर वेन्यूल, फिर सिरा केशिकाएं, जो आपस में यहाँ पर धमनी केशिकाएं और सिरा केशिकाएं जो है जुड़ जाती हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर ब्लड जो है वेन्स में आ जाता है और वापस चला जाता है अंगों से हृदय की ओर। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप बनता है जो धमनी और सिरा के बीच में बनता है, इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो दिया है आपकी बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है एक तरह से, क्योंकि परिसंचरण तंत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं।
जो है रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, जो कि आप जानते भी होंगे, इसके बारे में जनरली इसका जिक्र होता रहता है। रुधिर दाब क्या है? हृदय का निर्माण आप जानते हैं कार्डियक पेशियों द्वारा होता है। यह निरंतर एक लयबद्ध तरीके से स्पंदन करता रहता है, बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। अब क्या होता है कि हम रुधिर दाब को किस प्रकार व्यक्त करें कि रुधिर दाब यानी कह लीजिए जो वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, उनकी भित्त पर जो दाब लगता है वही रुधिर दाब होता है। और व्यक्त करते हैं जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं। यानी कि ब्लड जो है वो एक डेफिनेट प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो होता है, वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहते हैं, बीपी कहते हैं। अब रुधिर दाब का मेजरमेंट कैसे करते हैं? रुधिर दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रुधिर दाब 120/80 यानी कि 120/80 mmHg। mmHg का मतलब है मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। जो दाब होता है आप जानते हैं मरकरी यानी जो लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है, और इसका जो वेट होता है वो सामान्य से अलग होता है और लिक्विड भी होती है। तो इस दाब के बराबर यानी कि जो दाब लगता है रुधिर दाब वो इसी के बराबर होता है, यानी 120/80 mmHg। अब ये दो प्रकार से क्यों लिखा है 120/80 mmHg? का मतलब है कि रुधिर दाब दो प्रकार से होता है, जिसको हम कहते हैं प्राकुंचन रुधिर दाब यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और अनुशिथिलन रुधिर दाब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखिए हृदय आप जानते हैं सिस्टोल और डायस्टोल करता रहता है, यानी उसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म होती है सिस्टोल और डायस्टोल पर निर्भर करती है। तो ऐसी कंडीशन में जब सिस्टोल लगता है तो रुधिर दाब बढ़ जाता है, तो उसको हम एसबीपी कहते हैं। लेकिन डायस्टोल फेज में क्या है, दाब थोड़ा सा कम होगा। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्य होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। तो इस प्रकार से हम दोनों को मिला करके कहते हैं कि रुधिर दाब जो होता है एक सामान्य व्यक्ति में 120/80 mmHg। लेकिन अब ये जानिए कि रुधिर दाब के कारण क्या होते हैं। तो जैसे किडनी डिजीज होती हैं, वृक्क रोग के कारण हो जाता है, धमनी की दीवारें सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में की दीवारों पर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है अंदर उसकी सतह पर, तो ये भी एक कारण होता है। अब मानसिक एवं भावात्मक तनाव अगर किसी को हो गया है, मेंटल डिप्रेशन है का शिकार है, तो ये कारण होते हैं। हार्मोन्स के स्तर में बदलाव भी एक इसका कारण है। रुधिर की श्यानता में बदलाव यानी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, यानी कि रुधिर का जो अगर रुधिर जैसे मान लीजिए उसमें पानी कम हो गया है तो गाढ़ा होने से हृदय को उस रुधिर को धकेलने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रुधिर दाब जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो ये कुछ कारण होते हैं, सामान्य कारण हैं जिसकी वजह से रुधिर दाब बढ़ता है। और आप जानते हैं तो ये आप जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड थे, तो इनका आप भी अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। थैंक यू बच्चों, इसका आप अध्ययन जरूर करेंगे। थैंक यू।